Good morning, class. Today we discussed Chapter 1 Electric Charges and Field, in which our main topic of today is application of Gauss's theorem, in which today we discussed to verify Coulomb's law, electric field due to an infinitely long straight charged wire. So let's start with the first topic, Coulomb's law. To verify Coulomb's law with the help of Gauss's theorem. First we discussed that what we studied in Coulomb's law. Let us assume the two charges. One is the source charge and another is the, say, test charge. These are the two charges. Okay. Then according to Coulomb's law, force is directly proportional to the product of these two charges, magnitude of product of these two charges. So Q into Q naught, and assume the distance between these two is R, then force is inversely proportional to R square. Yes? Then combine these two, so F proportional to Q naught by R square. And when we move proportional to equal, F is equals to K Q naught by R square, where K is what? 1 by 4 pi epsilon naught. Then our formula becomes 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square. So here, with the help of Gauss's theorem, we are derived this formula. In this, first we are finding the formula for electric field, and then we are find the formula for force to verify Coulomb's law. For this, कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेना है जो कहाँ पर है? विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर. जो कहाँ पर सिचुएट है? स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर, से O. कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. And let the radius of the sphere is r. और स्फेरिकल सरफेस का रेडियस कितना है? r. क्योंकि सेंटर पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज. सो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. एंड द सरफेस, अब सरफेस कहाँ होगा? तो सी, ये सपोज आप करो सरफेस है, ठीक है, ये छोटा सा सरफेस है. अब छोटा सा सरफेस है तो इलेक्ट्रिक आपका जो फ्लक्स है वो इधर है, तो इसका जो ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है. क्या है? यूनिट वेक्टर है. और यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो इस कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है, मतलब 90 डिग्री एक्ट करता है. और ds वेक्टर भी उसके क्या है? रेडियली आउटवर्ड है. तो ये दोनों ही एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है. क्या है? पैरेलल. तो इस कंडीशन से अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो कितना हो गया? 0 डिग्री. कितना हो गया? 0 डिग्री. नाउ अब हमने कहा था कि गॉस थ्योरम जो है
सिर्फ उन्हीं सरफेस में हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर पॉइंट पर क्या हो, सेम हो, फ्लक्स क्या हो, नॉर्मल हो, और सरफेस जो हम लें वो क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए, वो चार्ज को घेरे हुए होना चाहिए। तो ये हमारी तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। पहला, ये सरफेस उस चार्ज को घेरे हुए है, एनक्लोज्ड कर रहा है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इसके लिए, क्योंकि चार्ज सेंटर पर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 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 सारा डिस्टेंस सेम है। और हमने पढ़ रखा है कि किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के लिए E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अभी डिस्टेंस कितना है, r, तो हम कहेंगे r², ऐसा होता है। अब क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि E इज जस्ट डिपेंड्स ऑन और सेज दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब ये सिर्फ और सिर्फ r पर डिपेंड करता है। तो इस पूरी सरफेस के लिए जो डिस्टेंस है r वो सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। सो यू कैन से दैट द E वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स on S. Also, E vector and ds vector at any point on S are directed radially outward. It is just because due to the positive charge. Is it clear? Hence, flux through area ds is, ds क्या है, एक छोटा सा सरफेस है, तो यहाँ से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, यहाँ से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। Okay, now we are simply using the formula of magnetic flux d phi E. E stands for electric flux, which is equals to E vector dot ds vector. अब हम तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं, तो क्या होगा, E ds cos थीटा, क्या होगा, E ds cos थीटा। लेकिन E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है और हमें पता है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो cos थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 1। तो अब क्या बच जाएगा, E ds बच जाएगा। Is it clear? Okay. Now, thus electric field through closed surface. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम पूरा फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। अब पूरा फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास ये जो छोटा फ्लक्स है d phi E, इसका हम क्या कर देते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम d phi E की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। d phi E की वैल्यू क्या थी, E डॉट ds, क्या थी, E डॉट ds। ओके, अब E का वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, एरिया का। किसका करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एरिया का। ओके, तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमने पहले क्या लिया था, स्मॉल एरिया लिया था, स्मॉल सरफेस लिया था। अब हमें क्या लेना है, टोटल सरफेस लेना है। तो टोटल सरफेस किसका, स्फेयर का। तो एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr²। सो phi E मतलब जो हमारा नेट फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू 4πr²। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। गॉस थ्योरम ने क्या कहा था कि जो नेट फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज के बराबर होता है। अब टोटल चार्ज कितना सिचुएटेड था उस आइसोलेटेड सिस्टम में, Q। तो जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो 1/ε0 इंटू Q के बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ गई। फर्स्ट भी किसके इक्वल है, phi E के इक्वल, सेकंड भी किसके इक्वल है, phi E के इक्वल।
तो ये जो दोनों टर्म्स जो हमें दिख रही है, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. सो फ्रॉम 1 and 2 E dot 4 pi r square is equals to 1 by epsilon naught into Q. अब E के लिए फॉर्मूला बना लो. तो हमारे पास टर्म थी क्या, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू. तो ये 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज दो, तो E इज इक्वल्स टू, पहले हम 4 पाई को भेज दें, तो ये 4 पाई को कहाँ भेजें, एप्सिलॉन नॉट के पास. तो क्या आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और चार्ज के अपोन में किसको भेजते हैं, क्या बच गया, आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर यहाँ भेज दिया. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर. ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है. तो चलो बात करते हैं फोर्स की. फोर्स की बात किससे करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से करते हैं. हमने जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, force acting on unit positive test charge, unit positive test charge. तो यहाँ से फोर्स की बात कर लें तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q नॉट इंटू E. अब हमारे पास E की वैल्यू है, तो E की वैल्यू इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख दो. तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर. क्यू नॉट को इसके पास रख दो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर. यही था ना गुलाम्स लॉ. यस, किससे प्रूव किया, गॉस लॉ से, गॉस थ्योरम से. ओके, सो let's start with the second one. इस सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में भी हमें काम वही करना है. हमें गॉस लॉ का हेल्प लेना है, गॉस थ्योरम का यूज़ करना है, और इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्या करना क्या है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक चार्ज्ड वायर लेते हैं. ये हमने क्या लिया, एक वायर लिया, इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया. कौन सा चार्ज किया, सपोज पॉजिटिव चार्ज किया. कौन सा चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज. अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हम इसको देंगे, ये हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, चारों तरफ फैल गया. तो इस डायग्राम को हम इस तरह नहीं करते हुए हमने ऐसे बना लिया. ये चार्ज है. अब चार्ज तो फैल गया, ठीक है, इस वायर पर. कहाँ फैला, बाहर बाहर आउटर सरफेस पर. अब चार्ज फैलने के बाद हमने बोला कि गॉस थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं जब चार्ज क्या हो, एनक्लोज्ड हो किसी भी सरफेस से. लेकिन यहाँ पर चार्ज तो क्या है, वायर के ऊपर ऊपर फैला हुआ है, कंडक्टर के अंदर तो होता नहीं है. तो अब चार्ज एनक्लोज तो है नहीं, तो गॉस थ्योरम का भी यूज़ कैसे करेंगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करेंगे, मानेंगे, जो इस चार्ज सरफेस को क्या करेगा, एनक्लोज्ड करेगा. और गॉस थ्योरम हम सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर चार्ज, पहली बात, एनक्लोज्ड हो किसी भी सरफेस से. दूसरी चीज़, वो उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो जो गाउसियन सरफेस में होना चाहिए. गाउसियन सरफेस में क्या क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन मैंने बताया था. एक, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहीं पर भी, उस पूरी सरफेस पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड. दूसरा चीज़, चार्ज क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए. और जो तीसरा चीज़ था वो क्या था कि जो फ्लक्स है वो नॉर्मल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, नॉर्मल. तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उस चार्ज्ड वायर को एनक्लोज्ड कर दिया एक इमेजिनरी सरफेस से. और वो इमेजिनरी सरफेस भी हमने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल इमेजिनरी सरफेस लिया. अब यहाँ पर देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सब जगह सेम है. कैसे हुई सर सेम,
तो इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली r। क्या मान ली? r। तो इस चार्ज से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक सब डिस्टेंस क्या हो गई? r हो गई। और इधर भी डिस्टेंस क्या हो गई? r हो गई। और अगर ये 3 डायमेंशनल की बात करें तो सामने और पीछे की ओर भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। और अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डिस्टेंस के। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हो गया सेम। अब ये चार्ज एनक्लोज्ड है तो यस, और फ्लक्स क्या है? नॉर्मल। हमने जो सिलेंडर एज्यूम किया है, लेट अस द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R। इज इट क्लियर? नाउ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? बेसिकली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर मैं इसकी सरफेस की बात करूँ तो यहाँ पर हम 3 सरफेस के बारे में बात कर सकते हैं। कितनी सरफेस के बारे में? 3 सरफेस के बारे में। एक सरफेस जो हम यहाँ पर अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इधर भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर लिया है तो हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सरफेस तो कौन सी? इस पर कहीं पर भी, जो कि हमने क्या लिया? DS1, जो कहाँ जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इधर हो ही गया है। दूसरा सरफेस ये टॉप सरफेस, तो इसका सरफेस कहाँ जाएगा? नॉर्मल के लिए उधर ऊपर जाएगा। ये हमारा हो गया DS2। और तीसरा जो सरफेस लेंगे वो हम यहाँ लेंगे बॉटम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा रेडियली आउटवर्ड इधर हो गया, और इसके लिए नॉर्मल सरफेस किधर हो गया? नीचे की ओर हो गया। ये हमारा हो गया DS3। तो यहाँ पर हमने 3 सरफेसेस के बारे में बात करना है। कितने सरफेस के बारे में बात करना है? 3 सरफेस के बारे में। ओके, तो हम बात करें टोटल फ्लक्स के बारे में। तो अगेन वो का वही फॉर्मूला है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है? E वेक्टर डॉट DS वेक्टर के बराबर होता है। यस, और ये होता है छोटा सा फ्लक्स। अब मुझे तो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? फाई E इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। सिंपल सी चीज़, उसका इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पर क्योंकि जो सरफेस है वो 3 है, तो हम क्या करेंगे? हम उन तीनों ही सरफेसेस की जो फ्लक्स हैं उनका हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एडिशन। तो पहले देखो, ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया। तो इनके बीच में क्या हो गया? E वेक्टर डॉट DS1। दूसरा सरफेस में क्या हो गया? E वेक्टर डॉट DS2। और तीसरा क्या हो गया? E वेक्टर डॉट DS3। अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? फिर से पीछे ले जा रहा हूँ, वो डायग्राम दिखाना है। अब ये डायग्राम देखो, E वेक्टर और DS1 के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 0 डिग्री। E वेक्टर और DS2 के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। E वेक्टर और DS3 के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब क्योंकि हमारा जो E वेक्टर डॉट DS वेक्टर है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है? E ds cos थीटा आता है। क्या आता है? E ds cos थीटा। तो जो फर्स्ट सरफेस है वहाँ पर तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री, तो cos 0 क्या दे देगा भैया? 1 दे देगा। लेकिन जब DS2 और DS3 के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, तो cos 90 क्या देता है? 0 देता है। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कैलकुलेट होगा? यहाँ से। समझ में आ गया? चलो वापस उसी टॉपिक पर चलें। तो देखो, यहाँ पर तो बन गया cos 0 डिग्री, यहाँ पर बन गया 90 डिग्री, यहाँ पर बन गया 90। अब ये तो क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0।
तो हमारा जो नेट फ्लक्स है सिर्फ S1 से आएगा, DS1 से आएगा। तो क्या आया, E.DS1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड है, तो उसका तो बाहर निकाल लेते। तो हम यहाँ पे एरिया किसका निकालेंगे, सिर्फ DS1 का। एरिया कौन सा, जो हमने शेप लिया है, कौन सा शेप लिया है, सिलेंडर लिया है, तो हम क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर। अब एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH होता है। यहाँ पर हाइट का काम कौन कर रहा है, सिलेंडर का हाइट कितना लिया था हमने, सोचो, L लिया था। क्या लिया था, L। तो क्या आ जाएगा, 2πRL। तो ये तो हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, गॉस थ्योरम ने कहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 इंटू क्यू होता है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी फ्लक्स के इक्वल है, ये भी फ्लक्स के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 and 2 E.2πRL इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब क्या करना है, सबने पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये 2πRL को कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। 2π को कहाँ भेजें, ε0 के पास, RL को कहाँ भेजें, Q के पास। ठीक है, आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2πε0 इंटू Q/RL। ठीक है, अब हमने ये पढ़ रखा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ पर देखो आपको चार्ज बाय L दिख रहा है, दिख गया। तो इस चार्ज बाय L की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे, रख दिया ये। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। अब देखो 1/2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, हर बार हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², नहीं, ये शेप टू शेप वेरी करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ R के, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आया? थैंक्स क्लास।